अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू मैथमेटिक्स वीडियोस। रियल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर के अंदर हमने 3 थ्योरम्स को स्टेट एंड प्रूफ करना है। थ्योरम नंबर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसको अगले लेक्चर्स के अंदर बहुत सारे लिमिट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो इसलिए आपने उसको बगौर समझने की कोशिश करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला थ्योरम है यूनिकनेस ऑफ लिमिट। इस थ्योरम के अंदर हमने सीखना है कि अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फिर वो लिमिट यूनिक होगी, यानी कि अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो फिर सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट को कन्वर्ज करेगा। ठीक हो गया, यानी कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस के पास सिर्फ और सिर्फ एक लिमिट होती है। तो इसकी स्टेटमेंट क्या बनेगी? अ सीक्वेंस xn of real numbers या sequence xn in R has at most one limit। ठीक है, या if a sequence of real numbers converges then it converges at most at one point। ठीक हो गया। या तो आप इसको एक और तरीके से भी स्टेट कर सकते हैं कि इफ़ अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स हैज़ अ लिमिट देन द लिमिट इज़ यूनिक। प्रूफ करते हैं अब इस सिंपल से थ्योरम को। सबसे पहले हम सपोज करेंगे कि इस सीक्वेंस की 2 लिमिट्स हैं और किसी तरह से प्रूफ करेंगे कि ये दोनों लिमिट्स इक्वल हैं। तो सपोज दैट x1 और x2 ये दोनों क्या हैं? ये कोई से 2 रियल नंबर्स हैं। और ये भी सपोज करें कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ सीक्वेंस xn इज इक्वल टू x1, यानी कि ये सीक्वेंस xn पॉइंट x1 को कन्वर्ज कर रहा है। सिमिलरली लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ xn इज इक्वल टू x2, यानी कि यही सीक्वेंस x2 को भी कन्वर्ज कर रहा है। ठीक हो गया। अब मैं आपको आइडिया देता हूँ कि इस थ्योरम को हमने प्रूफ किस तरह से करना है। हमने किसी तरह से प्रूफ करना होगा कि x1 माइनस x2 की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस दैन एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन क्या होगा? ये एक आर्बिट्रेरी पॉजिटिव रियल नंबर होगा और हमें ये पता है कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन हमेशा नॉन नेगेटिव आउटपुट्स जनरेट करता है। तो अब पिछले सेक्शन के अंदर, पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने एक थ्योरम स्टेट एंड प्रूफ किया था कि अगर a एक नॉन नेगेटिव नंबर है और अगर ये किसी भी आर्बिट्रेरी पॉजिटिव नंबर से छोटा है, यानी कि हर एक पॉजिटिव नंबर से छोटा है, तो फिर इसका मतलब है कि ये नंबर 0 है। ठीक हो गया। अब इस रिज़ल्ट को यहाँ पर यूज़ करें तो ये वाला रियल नंबर यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x1 माइनस x2 किसके इक्वल हो जाएगा? 0। अब हमें पता है कि कोई रियल नंबर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में 0 होती है जब वो रियल नंबर ख़ुद 0 हो। ठीक है, यानी कि x1 माइनस x2 0। चाहें तो यहाँ पर डबल इम्प्लीकेशन का साइन यूज़ करें क्योंकि इफ़ एंड ओनली की कंडीशन आ रही, इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन आ रही। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास? x1 इज इक्वल टू x2। तो इसके साथ ही ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। ठीक हो गया। तो स्टार्ट करते हैं। हमने सपोज कर लिया कि सीक्वेंस xn की 2 लिमिट्स हैं, एक x1 और एक x2। पहले हम इस केस के ऊपर कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन का इस्तेमाल करेंगे और फिर इस केस के ऊपर यही डेफिनेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सपोज करें कि एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 एक गिवन पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक हो गया। ये भी सपोज करें कि एप्सिलॉन 1 ये एप्सिलॉन बाई 2 के इक्वल है, तो फिर इसका मतलब हुआ कि यह भी एक पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक हो गया। अब चूंकि x1 इस सीक्वेंस xn की लिमिट है, तो फिर डेफिनेशन के मुताबिक जो कि हमने पिछले लेक्चर में सीखी थी, उस डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस के मुताबिक एक नेचुरल नंबर k एग्जिस्ट करेगा। ये देयर एग्जिस्ट का साइन है। ठीक है, देयर एग्जिस्ट की जगह में
ये वाला यूज़ किया करूँगा। देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर k1 दैट डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन 1। ठीक हो गया। सच दैट, ये ऐसा नेचुरल नंबर है कि फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू k1 वी हैव एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xn माइनस x1 इज लेस देन एप्सिलॉन 1। ठीक हो गया। तो ये डेफिनेशन हमने पिछले लेक्चर में सीखी थी, यानी कि x1 अगर इस सीक्वेंस की लिमिट है तो फिर इसका मतलब है कि एक नेचुरल नंबर k1 एप्सिलॉन 1 के करस्पॉन्डिंग ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि जिसकी करस्पॉन्डिंग टर्म यानी कि xk1 वो टर्म और उससे आगे वाली तमाम टर्म्स एप्सिलॉन 1 नेबरहुड ऑफ लिमिट पॉइंट x1 में लाई करेंगी। ठीक हो गया। अब इसी तरह से यही डेफिनेशन आप यहाँ पर यूज़ करें, x2 भी इसी सीक्वेंस की लिमिट है तो फिर इसका मतलब है कि इसी एप्सिलॉन 1 के करस्पॉन्डिंग एक और नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा। देयर एग्जिस्ट अनदर नेचुरल नंबर, इसको हम k2 कह देते हैं। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन 1 सच दैट फॉर ऑल n greater than or equal to k2 we have absolute value of xn minus x2 less than epsilon 1। ठीक हो गया। अब एप्सिलॉन 1 किसके इक्वल है? एप्सिलॉन बाय 2 के इक्वल है, तो यहाँ पर आप एप्सिलॉन बाय 2 लिख सकते हैं। ठीक हो गया। एप्सिलॉन 1 को इंट्रोड्यूस किए बगैर आप जस्ट यहाँ पर इसकी डिपेंडेंस एप्सिलॉन बाय 2 कर दें यहाँ पर भी, और k2 की भी डिपेंडेंस ऑन एप्सिलॉन बाय 2 कर दें तो फिर भी ठीक है, बुक के ऊपर इसी तरह से हुआ है। तो अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद जो करना है ना वो बताने से पहले मैं आपको हम कंसीडर कर लेते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x1 माइनस x2 को। ठीक हो गया। अब इसके बीच में आप क्या करें कि आप इस सीक्वेंस की nth टर्म को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करें, यानी कि xn को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करें। तो x1 माइनस xn प्लस xn माइनस x2। ठीक हो गया। और साथ ही इधर आप पेयरिंग भी कर लें, इन दोनों का पेयर कर लें। ठीक हो गया। अब x1 और x2 ये रियल नंबर्स हैं क्योंकि सीक्वेंस की टर्म्स हैं ये x1 और xn सॉरी, तो इनका डिफरेंस भी क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। तो इसी तरह से xn माइनस x2 ये भी एक रियल नंबर होगा। अब रियल नंबर की प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a प्लस b इज़ लेस देन और इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b। ठीक है, इसको हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स कहते हैं। तो इसका इस्तेमाल यहाँ पर करें, x1 माइनस x2 की जगह आप a ले लें और इसी तरह से xn माइनस x2 की जगह b। अब इस ट्रायंगल इनइक्वालिटी को यहाँ पर यूज़ करें तो यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x1 माइनस xn आ जाएगा और फिर प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xn माइनस x2 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या करें, इन दोनों में से आप माइनस को कॉमन कर दें। माइनस कॉमन करें तो आपके पास आ जाएगा xn माइनस x1। ठीक हो गया। अब ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन इस माइनस को ख़त्म कर देगा, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, जस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xn माइनस x1। क्लियर हो गया। अगर नहीं समझ आई तो प्रॉपर्टी रिकॉल करें कि अगर a एक रियल नंबर है और इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर आप इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a के इक्वल होगी, यानी कि माइनस ख़त्म हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इसको हमने यहाँ पर यूज़ किया। अब हमें पता है कि xn माइनस x1 लेस दैन एप्सिलॉन बाय 2 है, तो फिर दिस थिंग इज़ लेस दैन एप्सिलॉन बाय 2। और बिल्कुल इसी तरह से xn माइनस x2 की एब्सोल्यूट वैल्यू ये भी लेस दैन एप्सिलॉन बाय 2 है, तो आगे आ जाएगा प्लस एप्सिलॉन बाय 2। ठीक हो गया। और ये रिज़ल्ट किसके इक्वल बन गया, एप्सिलॉन के इक्वल बन गया।
ठीक है, तो ओवरऑल x1 माइनस x2 इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक हो गया, तो x1 माइनस x2 इज लेस देन एप्सिलॉन। और चूंकि ये नॉन नेगेटिव है तो शुरू में जो मैंने आपको रिजल्ट बताया था उसको पूरा आप यहाँ पर स्टेट करें। स्टेट करने के बाद यहाँ से आप डिड्यूस करें कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x1 माइनस x2 0 के इक्वल है, और फिर आगे थोड़ी सी मज़ीद एक्सप्लेनेशन दें, डेफिनेशन के बारे में बताएं। डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फंक्शन के मुताबिक x1 माइनस x2 0 होगा, और यहाँ से x1 x2 के इक्वल आ जाएगा, और इसके साथ ही आपका थ्योरम भी प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, x1 इक्वल टू x2। लेकिन अभी इस थ्योरम में कुछ कमी है। मैंने आपको कहा था कि इसके बाद मैं आपको कुछ बताऊंगा, वो बताने के बाद हमने ये काम करना है। ठीक है, तो वो क्या था, इस इनइक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ रहा है, x1 माइनस x2 की एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक हो गया। अब नोट करें कि इस सारी इनइक्वालिटी के राइट हैंड साइड पे जो एक्सप्रेशन गिवन है इसमें हमने n की दो डिफरेंट चॉइसेस यूज़ की हैं। एक है n इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू k1, इसका यूज़ करें तो फिर xn माइनस x1 की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस दैन एप्सिलॉन बाई 2 आती है, जो कि मैंने यहाँ पर यूज़ किया। बिल्कुल इसी तरह से n ग्रेटर दैन और इक्वल टू k2 के लिए ये वाली एब्सोल्यूट वैल्यू लेस दैन एप्सिलॉन बाई 2 आती है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक ही एक्सप्रेशन में n की दो डिफरेंट चॉइसेस यूज़ कर रहा हूँ। हालांकि मुझे यहाँ पर कोई एक चॉइस यूज़ करनी चाहिए, और वो चॉइस ऐसी होनी चाहिए कि ये वाली इनइक्वालिटी भी सेटिस्फाई हो, यानी ये एब्सोल्यूट वैल्यू लेस दैन एप्सिलॉन बाई 2 हो, और ये वाली एब्सोल्यूट वैल्यू भी लेस दैन एप्सिलॉन बाई 2 हो। ठीक हो गया, तो मैंने अब n की एक ऐसी चॉइस लेकर आनी है। वो चॉइस हमारे पास कैसे आएगी, सबसे पहले आप सपोज करें कि k जो है वो किसके इक्वल है, मैक्सिमम ऑफ k1 एंड k2, यानी कि k1 और k2 में जो बड़ा नेचुरल नंबर है उसके इक्वल k है। ठीक है, और इन दोनों से बड़ा नंबर भी लिया जा सकता है। अब क्या करेंगे हम कि इस सीक्वेंस के कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बना लेते हैं। ये पहला पॉइंट है x1, ये दूसरा पॉइंट है x2, x3 एंड अप टू सो ऑन। सपोज करें कि k1 जो है वो छोटा है k2 से। ठीक हो गया, तो k1 के करस्पॉन्डिंग टर्म पहले आएगी, यानी कि xk1। ठीक है, इससे आगे वाली क्या है, xk1 प्लस 1। ठीक हो गया, फिर चलते जाएं आगे, कहीं xk2 आ जाएगी, फिर xk2 प्लस 1 एंड सो ऑन। अब आप नोट करें कि डेफिनेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर x1 xn का लिमिट है तो फिर इसका मतलब है कि एक नेचुरल नंबर k1 ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है कि जिसकी करस्पॉन्डिंग टर्म यानी कि xk1 और इससे आगे वाली टर्म्स एप्सिलॉन बाई 2 नेबरहुड ऑफ x1 में लाई कर रही हैं। ठीक हो गया, तो अब k2 चूँकि k1 से बड़ा है तो इसका मतलब हुआ कि इसके k2 के करस्पॉन्डिंग टर्म जो होगी यानी कि xk2 वो भी इसी नेबरहुड में मौजूद है, और उससे आगे वाली टर्म्स भी डेफिनेटली इसी नेबरहुड में मौजूद है। ठीक है, तो फिर अगर हम k1 को छोटा ले लेते हैं k2 से, ठीक है, और k को हम क्या करते हैं k2 के इक्वल सेट करते हैं, तो इसका मतलब है कि ये वाली इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है, और बिल्कुल इसी तरह से चूँकि k जो है वो k2 के इक्वल है और k2 के लिए ये वाली इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब है कि अगर हम k की ये वाली चॉइस बनाते हैं तो फिर ये दोनों इनइक्वालिटीज़ सेटिस्फाई हो जाती हैं, दोनों लेस दैन एप्सिलॉन बाई 2 आ जाती हैं। क्लियर हो गया। लेकिन अगर हम क्या करें k1 को यूज़ करें, ठीक है, k को किसके इक्वल सेट कर दें, मिनिमम ऑफ k1 एंड k2 ले लें, तो फिर क्या नुकसान होगा। अगर k को हमने k1 लिया है तो फिर ये वाली इनइक्वालिटी तो सेटिस्फाई होगी, लेकिन इस इनइक्वालिटी में हमें पता है कि k2 और इससे k2 के करस्पॉन्डिंग टर्म यानी कि xk2 और इससे आगे वाली सारी टर्म्स जो हैं वो x2 नेबरहुड में आ रही हैं। ठीक है, अब चूँकि k1 जो है वो लेस दैन k2 है
तो K2 की करस्पॉन्डिंग टर्म यानी कि XK2 और इससे पीछे वाली टर्म्स जिनमें XK1 भी आ रहा है वो सारी की सारी इस नेबरहुड में मौजूद नहीं है, उनमें से कोई भी इस नेबरहुड में मौजूद नहीं है। ठीक है, XK2 से पीछे वाली टर्म्स। तो फिर इसका मतलब हुआ कि इस चॉइस के लिए यानी कि K इक्वल टू मिनिमम ऑफ K1 एंड K2 के लिए ये वाली इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं हो रही अगर K1 लेस देन K2 है। क्लियर हो गया? तो फिर इसका मतलब हुआ कि वैलिड चॉइस कौन सी बन रही है, K इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ K1 एंड K2। ठीक है, इन दोनों का सुप्रीमम भी ले सकते हैं या इस सेट का कोई अपर बाउंड भी ले सकते हैं, यानी कि ऐसे नंबर भी ले सकते हैं जो K1 और K2 दोनों से बड़ा हो। क्लियर हो गया? होपफुली आपको इस चॉइस की समझ आ गई होगी। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस चॉइस का इस्तेमाल करेंगे डेफिनेशन के अंदर। ठीक है, तो इस डेफिनेशन में क्या चेंजिंग आ जाएगी कि यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, ये लिखने के बाद हमारे पास आ जाएगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू K वी हैव, और यहाँ पर भी K आएगा विच डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन। ठीक, वी हैव दिस थिंग, आगे यही रहेगा। और फिर उसके बाद ये चीज़ आपने नहीं लिखनी। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं आपको ये चीज़ लिखने के बाद का बता रहा हूँ, ये चॉइस बनाने के बाद का बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है। ठीक हो गया? ये भी आपने नहीं लिखना, इसके बाद आपने डायरेक्ट ये लिख लेना। ठीक है, ये करने के बाद आपने ये वाला काम करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x1 माइनस x2 को कंसीडर करना और फिर ये वाला सारा प्रोसेस करना। ठीक हो गया? तो होपफुली आपको समझ आ गया। मज़ीद आपको नोट्स के अंदर से ज़्यादा समझ आ जाएगी। बहरहाल मैंने कंसेप्चुअली आपको यहीं पर बताया कि ये चॉइस आपने किस तरह से बनानी है। ठीक हो गया? तो ये इम्पोर्टेंट था। अब हम अगला थ्योरम स्टेट एंड प्रूफ करेंगे। थ्योरम नंबर 2 को पहले मैं स्टेट करवा लेता हूँ, फिर इस स्टेटमेंट को समझाने की कोशिश करूँगा। सपोज़ करें कि हमारे पास एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस xn, और ये सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स है, यानी कि xn इज़ अ सीक्वेंस इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। और ये भी सपोज़ करें कि x एक रियल नंबर है। ठीक हो गया? अब एक और सीक्वेंस लें, सीक्वेंस an, ये सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स है। ठीक है, यानी कि इसकी सारी की सारी टर्म्स पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगी। और ये भी सपोज करें कि ये सीक्वेंस an जो है वो 0 को कन्वर्ज करा है, यानी कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ दिस सीक्वेंस इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया? अब इसके बाद सपोज करें कि c एक पॉजिटिव रियल नंबर है और सपोज करें कि m एक नेचुरल नंबर है, और ये ऐसा नेचुरल नंबर है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xn माइनस x लेस देन और इक्वल टू कांस्टेंट c टाइम्स an आता है। कब? फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m। ठीक है, यानी कि m एक ऐसा नेचुरल नंबर है कि इसके करस्पॉन्डिंग टर्म इस सीक्वेंस में भी, यानी कि xm, ठीक, और इससे आगे वाली तमाम टर्म्स इसी सीक्वेंस की, उसके लिए ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है। और इसी तरह से चूँकि इस इनइक्वालिटी के अंदर an भी आ रहा है, यानी कि इस सीक्वेंस की टर्म्स भी यूज़ की जा रही हैं। कौन सी टर्म्स? जो कि mth टर्म और इससे आगे वाली टर्म्स हैं। ठीक हो गया? यानी कि am और इससे आगे वाली टर्म्स। तो am और इससे आगे वाली टर्म्स और xm और इससे आगे वाली टर्म्स के लिए ये वाली इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है। अगर ऐसा है तो फिर ये सीक्वेंस xn जो है वो पॉइंट x को कन्वर्ज करेगा। ठीक है, यानी कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ xn किसके इक्वल होगा? x के इक्वल होगा। ठीक है जी, हमने इस चीज़ को अब प्रूफ करना है। तो इस थ्योरम की स्टेटमेंट का मेन पॉइंट क्या हो गया? ये वाली असर्शन। ठीक हो गया? तो यही चीज़ आपकी थ्योरम की स्टेटमेंट को हाईलाइट कर रही है। आपका थ्योरम कहता है कि अगर xn एक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स है, x एक रियल नंबर है, और अगर an ऐसा सीक्वेंस है जिसकी सारी की सारी टर्म्स पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, और अगर ये 0 को कन्वर्ज कर रहा है, और अगर हमारे पास नेचुरल नंबर m ऐसा एग्जिस्ट कर जाए कि जिसकी करस्पॉन्डिंग टर्म इस सीक्वेंस में भी और इस सीक्वेंस में भी
वो टर्म्स जो है वो इस इनइक्वालिटी को अगर सेटिस्फाई करें तो फिर ये सीक्वेंस एक्स एन भी इस पॉइंट एक्स को कन्वर्ज करेगा। ठीक है, इंतहाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरम है, तो इसको आगे हम यूज़ करेंगे एग्जांपल्स के अंदर नेक्स्ट लेक्चर में, और उन एग्जांपल्स में से अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। 2018 में भी क्वेश्चन आया था। तो प्रूफ करते हैं अब इस सिंपल से थ्योरम को। सबसे पहले हम इस डेफिनेशन का यूज़ करेंगे, ए एन 0 को कन्वर्ज कर रही है। सपोज करें कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एक हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक। और ये भी सपोज करें कि एप्सिलॉन 1 जो है वो एप्सिलॉन बाय सी के इक्वल है, तो ये भी एक पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक हो गया। अब चूंकि सीक्वेंस ए एन जो है वो 0 को कन्वर्ज कर रहा है, तो फिर डेफिनेशन के मुताबिक एक नेचुरल नंबर के एग्जिस्ट करेगा जो कि एप्सिलॉन 1 के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक हो गया। सच दैट फॉर ऑल n greater than or equal to k we have absolute value of xn minus absolute value of an minus limit यानी 0 is less than एप्सिलॉन 1, ठीक हो गया। और एप्सिलॉन 1 किसके इक्वल है? एप्सिलॉन बाय सी, ठीक हो गया। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, ये 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए एन आ गया कि नेक्स्ट स्टेप में आपने करना है। अब चूंकि इस सीक्वेंस की हर एक टर्म कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, और हमें पता है कि पॉजिटिव रियल नंबर्स या नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फंक्शन जो वो वापस वो ही नंबर देता है, ठीक हो गया। तो इस चीज़ का यहाँ पर आपने पहले इसको मेंशन करना है और फिर उसके बाद कहना है कि इसको यूज़ करते हुए ये वाली इनइक्वालिटी क्या बन जाती है, ए एन इज़ लेस दैन एप्सिलॉन बाय सी। क्लियर हो गया। अब इसके बाद आपको ये गिवन है कि n ग्रेटर देन और इक्वल टू m के लिए ये वाली इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है, ठीक। हम क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटी में ए एन को लेस देन एप्सिलॉन बाय सी लाएंगे, ठीक। तो ए एन लेस देन एप्सिलॉन बाय सी कब होता है? फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू के के लिए हो रहा है। तो अब यहाँ पर भी पिछले वाले थ्योरम वाला केस आ गया, ठीक हो गया। तो अब हमें क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पर एन की चॉइस बनानी पड़ेगी। चॉइस क्या बन जाती, के स्टैरिक इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ के स्टैरिक कौन सा नंबर है जो m और k इन दोनों से बड़ा है, ठीक हो गया। अब इसके बाद नोट करें कि अगर हम n को ग्रेटर देन और इक्वल टू k स्टैरिक करें तो फिर डेफिनेटली ये वाली इनइक्वालिटी होल्ड करेगी, और बिल्कुल इसी तरह से n ग्रेटर देन और इक्वल टू k स्टैरिक के लिए ये वाली इनइक्वालिटी भी होल्ड करेगी, ठीक है। और इस तरह से इसी चॉइस के लिए ए एन लेस देन एप्सिलॉन बाय सी आ जाएगा। क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसको आप यहाँ पर यूज़ करें, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स एन माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू सी, और आगे क्या आ रहा है, ए एन, ठीक हो गया। अब यूनिवर्सल क्वांटाइजेशन में क्या आ जाएगा, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू के स्टैरिक, ठीक हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, दिस थिंग इज लेस देन सी, ए एन किससे लेस है, एप्सिलॉन बाय सी से, ठीक है। सी और सी कट हो जाएंगे तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन। तो अब आपके पास क्या आया, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स एन माइनस एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक हो गया। ठीक हो गया। और आगे यूनिवर्सल क्वांटाइजेशन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू के स्टैरिक। तो हमें एक ऐसा नेचुरल नंबर के स्टैरिक मिल गया है कि जिसको अगर हम यूज़ करें तो फिर क्राइटेरिया इन द डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस फुलफिल हो जाता है। तो फिर डेफिनेशन का इस्तेमाल करें तो वी इन्फर दैट द सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्जेस टू द पॉइंट एक्स। इंतहाई सिंपल सा थ्योरम था, प्रूफ हो गया। इसके बाद हम आज का लास्ट थ्योरम स्टेट एंड प्रूफ करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे।
पहले हम टेल ऑफ अ सीक्वेंस को डिफाइन करेंगे। टेल ऑफ अ सीक्वेंस क्या होती है? अगर हम किसी सीक्वेंस की इनिशियल कुछ टर्म्स को स्किप कर दें तो फिर बाकी जो सीक्वेंस बच जाएगा वो उस सीक्वेंस की टेल कहलाएगा। ठीक हो गया? यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी? सपोज करें कि हमारे पास एक सीक्वेंस है xn, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स है। तो फिर अगर m एक नेचुरल नंबर है तो फिर x m प्लस n ये वाला जो सीक्वेंस है वो इस सीक्वेंस की m टेल कहलाएगा। ठीक हो गया? तो अगर नहीं समझ आई तो एग्जाम्पल के थ्रू समझ आ जाएगी। सपोज करें कि हमारे पास सीक्वेंस xn जो है वो किसके इक्वल है? 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन टू n एंड अप टू सो ऑन, यानी कि नेचुरल नंबर्स का एक सीक्वेंस मैंने ले लिया। ठीक हो गया? सपोज करें कि m इज इक्वल टू 3n। ठीक, अब x m प्लस n क्या बनेगा? सीक्वेंस डेफिनेशन के मुताबिक दिस इज अ फंक्शन फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इनटू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो पहला नेचुरल नंबर लगाएं यहाँ पर, तो क्या आएगा? m फिक्स्ड है 3। ठीक, तो फिर कौन सी टर्म बनेगी? यहाँ पर ये 1 है, 1 प्लस 3 किसके इक्वल आया? 4 के इक्वल आया। तो इसकी फोर्थ टर्म कौन सी बन रही है? इस वाले सीक्वेंस की 4 बन रही है। फिर इसी तरह से इससे आगे वाली 5 6 टू सो ऑन टू। इसकी nth टर्म क्या बनेगी? n के अंदर आप क्या ऐड करेंगे? 3 एंड अप टू सो ऑन। क्लियर हो गया? तो ये क्या बनेगा? ये वाला जो सीक्वेंस है वो इस सीक्वेंस की 3 टेल है। ठीक हो गया? इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज 3 टेल ऑफ दिस सीक्वेंस। इसी तरह से आपने क्या करना है? इसी सीक्वेंस की 2 टेल बनानी है, 1 टेल बनानी है, 10 टेल बनानी है। ठीक हो गया? और मैं आपको कुछ थोड़ा सा होमवर्क भी दे देता हूँ छोटा सा। सपोज करें कि सीक्वेंस xn जो है वो सीक्वेंस ऑफ इवन इंटीजर्स है। 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, अप टू सो ऑन टू 2n एंड अप टू सो ऑन। ठीक हो गया? तो आपने ये बताना है कि इसकी 2 टेल क्या है, 5 टेल क्या है। ठीक हो गया? और नोट करें कि ये अगर इसकी 3 टेल है इस सीक्वेंस की, तो इसका मतलब है कि हमने क्या करना है? इस सीक्वेंस की फर्स्ट 3 टर्म्स को काट देना है। ठीक हो गया? बाकी जो टर्म्स बच जाएंगी उनका जो सीक्वेंस बनेगा वो इस सीक्वेंस की 3 टेल कहलाएगी। ठीक हो गया? तो होपफुली अब आपको किसी सीक्वेंस की m टेल या टेल के बारे में समझ आ गई है। अब मैं आपको यहाँ से इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊँगा। अगर हम किसी सीक्वेंस की कन्वर्जेंस को डिस्कस करें तो किसी सीक्वेंस की कन्वर्जेंस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? उस सीक्वेंस की टर्म्स के अल्टीमेट बिहेवियर पर। इस बात का क्या मतलब है? एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश करूँगा। सपोज़ करें कि हमारे पास एक सीक्वेंस है जिसकी टर्म्स कुछ इस तरह से हैं: -1 0 5 -2 1 10 फिर 9 और फिर 1/2 1/3 1/4 1/5 एंड सो ऑन 1/1000। ठीक, और आगे भी चलते हैं थोड़ा सा, एंड अप टू सो ऑन टू 1/n वेयर n इज सफिशिएंटली लार्ज नेचुरल नंबर एंड सो ऑन। इस सीक्वेंस की टर्म्स का बिहेवियर देखें। शुरू में नेगेटिव था, फिर अचानक 0 हुआ और फिर इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ हुआ, अगली टर्म 5 पे पहुंच गई, फिर -2 पे अचानक ड्रॉप हुई, फिर बढ़ी 1, फिर अचानक जो है वो
बढ़ गई 10 पर आ गई, फिर 9 पे आई, फिर अचानक हाफ पे चलेगी, ठीक है, 0.5 होगी, फिर 0.3 होगी, फिर 0.25 होगी, फिर 0.2 होगी, फिर आगे क्या हुआ, इस टर्म और इस टर्म से आगे वाली जो टर्म्स थी वो क्या होना शुरू होगी, डिक्रीज होना शुरू होगी। ठीक हो गया। और एक वक्त ऐसा आया जब हम इनफाइनाइट स्टेप्स इस सीक्वेंस पर मूव किए तो फिर ये सीक्वेंस किधर को कन्वर्ज होना शुरू हो गया, ज़ीरो की तरफ कन्वर्ज होना शुरू हो गया। ठीक, तो ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। इसकी कन्वर्जेंस इसकी शुरू वाली टर्म्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, जो आगे वाली टर्म्स हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, यानी कि इस सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं उनके अल्टीमेट बिहेवियर पे, यानी कि आखिर पे जाके उन टर्म्स ने किस तरह से बिहेव करना शुरू किया, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो इसकी डाइवर्जेंस भी हम इसी तरह से देखेंगे। क्लियर हो गया। तो ये बात था अल्टीमेट बिहेवियर का। ठीक है, तो फिर हमने देखा ये इसकी कौन सी टेल बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7 7 से अगली वाली टर्म्स, यानी कि अगर हम सिर्फ सीक्वेंस का ये वाला हिस्सा कंसीडर करें जिसमें ये वाली फर्स्ट 7 टर्म्स हमने नेग्लेक्ट कर ली, तो ये कौन सी बन जाएगी, ये 7 टेल बन जाएगी। तो 7 टेल या इससे कोई बड़ी टेल हमने जब देखी तो हमें पता चला कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। क्लियर हो गया। तो अब यहाँ से हमें क्या बात पता चल रही है, हमें एक इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट मिल रहा है, वो ये कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में कन्वर्जेंट होगा कि उसकी कोई ऐसी टेल एग्जिस्ट करे जो कन्वर्जेंट हो। क्लियर हो गया। यही थ्योरम है, थ्योरम नंबर 3। इसको हम प्रूफ करेंगे, लेकिन प्रूफ करने से पहले हम कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ से ड्रॉ करेंगे। कभी कभार हम एक टर्म का इस्तेमाल करते हैं और वो क्या है, वो टर्म क्या है, हम कहते हैं कि किसी सीक्वेंस के पास अल्टीमेटली एक प्रॉपर्टी है, यानी कि अ सीक्वेंस हैज अल्टीमेटली अ प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी उस सीक्वेंस के पास उस वक्त होगी कि अगर उसकी किसी टेल के पास वो वाली प्रॉपर्टी हो। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक सीक्वेंस दोबारा से कंसीडर करें, उसकी टर्म्स कैसी हैं, सपोज करें उसकी टर्म्स हैं 3 4 5 6 6 6 6 एंड सो ऑन, आगे 6। ठीक है, यानी कि हमने देखा कि इसकी 3 टेल जो है वो क्या बन रही है, 6 6 6 एंड 6 एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस क्या है, ये कांस्टेंट सीक्वेंस है। ठीक हो गया, इसको हम कांस्टेंट सीक्वेंस कहते हैं। और ये किधर को कन्वर्ज करेगा, दिस कन्वर्जेस टू 6। ठीक है, यानी कि इनफाइनाइट स्टेप्स हम इस सीक्वेंस पे मूव करें तो फिर भी इसकी टर्म्स 6 ही रहेंगी। तो ये कांस्टेंट सीक्वेंस है, इसका लिमिट पॉइंट क्या बनेगा, 6 बनेगा, 6 को कन्वर्ज करेगा। तो अगर हम देखें ओवरऑल ये तो कांस्टेंट नहीं है ये वाला सीक्वेंस, लेकिन ये सीक्वेंस अल्टीमेटली कांस्टेंट है क्योंकि इसके पास एक टेल ऐसी एग्जिस्ट कर रही है जो कि कांस्टेंट सीक्वेंस है। क्लियर हो गया। तो ये मतलब है अल्टीमेटली हैविंग अ प्रॉपर्टी का। ठीक हो गया। तो होपफुली आपको इन बातों की समझ आ गई है। ठीक हो गया। अब एक और प्रॉपर्टी भी कन्वर्जेंस ही से हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। डेफिनेशन के मुताबिक हमें पता है कि एक सीक्वेंस जो है वो पॉइंट x को कन्वर्ज करता है कि अगर कुछ टर्म्स गुजरने के बाद एक टर्म ऐसी आए, kth टर्म के जो टर्म kth टर्म और उससे आगे वाली तमाम टर्म्स कहाँ पर लाई कर जाएं, एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ पॉइंट x में लाई कर जाएं। ठीक है, अब यहाँ पर भी टेल वाला कंसेप्ट आ रहा है। ठीक, इसकी जो k-1 टेल बन रही है, यानी कि kth टर्म से पीछे वाली टर्म्स अगर आप निकाल दें इस सीक्वेंस में से, तो उस टेल की तमाम टर्म्स इस
नेबरहुड में लाई कर रही हैं, तो उसका मतलब हुआ कि अगर एक सीक्वेंस कन्वर्ज करता है पॉइंट x को, तो वो सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में कन्वर्ज करेगा कि अगर एक टेल ऐसी हमारे पास आ जाए कि जिसकी सारी की सारी टर्म्स एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ लिमिट पॉइंट x में लाई कर जाए। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हम किसी सीक्वेंस की कन्वर्जेंस को उसकी टेल की कन्वर्जेंस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम वो थ्योरम पढ़ेंगे जिसके बारे में मैंने आपको बताया अभी, थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 3 की स्टेटमेंट है कि एक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स xn किसी रियल नंबर x को सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में कन्वर्ज करेगा, इफ़ एंड ओनली इफ, कि अगर एक नेचुरल नंबर m ऐसा एग्जिस्ट कर जाए कि जिसकी करस्पॉन्डिंग टेल ऑफ दिस सीक्वेंस भी इसी पॉइंट x को कन्वर्ज करे। ठीक है, यानी कि xm प्लस n भी x को कन्वर्ज करे। ठीक हो गया? तो ये थी इसकी स्टेटमेंट। याद रहे कि इसमें दोनों साइड्स पर इम्प्लीकेशंस है, यानी कि दिस इम्प्लाइज दिस और कन्वर्सली दिस इम्प्लाइज दिस। तो हमने ये दोनों पार्ट्स इसके प्रूफ करने। सिंपल सा थ्योरम है, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन है कि ये सीक्वेंस xn इस रियल नंबर को कन्वर्ज कर रहा है, तो फिर डेफिनेशन के मुताबिक अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एक आर्बिट्ररी रियल नंबर है, तो फिर इसके करस्पॉन्डिंग एक नेचुरल नंबर k एग्जिस्ट करेगा दैट डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन, सच दैट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xn माइनस x इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक, फॉर ऑल n मेंबर ऑफ फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल K। ठीक हो गया? मैंने यहाँ पर यूनिवर्सल क्वांटाइजेशन इस एक्सप्रेशन के बाद लगा लिया। वैसे मैं डेफिनेशन में अक्सर यहाँ पर फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू K लिख कर फिर ये एक्सप्रेशन लिखा करता हूँ, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सल क्वांटाइजेशन को आगे या पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि यूनिवर्सल क्वांटाइजेशन को आगे या पीछे करने से स्टेटमेंट का मीनिंग चेंज हो सकता है। यहाँ पर नहीं चेंज हो रहा था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर आगे लिख लिया, और बहुत सारी बुक्स में ये एक्सप्रेशन लिखने के बाद ये यूनिवर्सल क्वांटाइजेशन लगाई जाती है, तो कोई नहीं फ़र्क पड़ रहा यहाँ पर, इसलिए मैंने यहाँ पर इसे लिख दिया। ठीक हो गया? अब इसके बाद मैं इस सीक्वेंस की कुछ टर्म्स बना लेता हूँ। आगे जो मैंने करना है वो समझाने के लिए मैं ये टर्म्स बना रहा हूँ, आपने नोट्स में नहीं बनानी है, जस्ट आपको समझाने के लिए। सपोज़ करें कि इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म ये वाली है और ये x1 बनेगी, और ये वाली इसकी दूसरी टर्म है, ये x2 बनेगी, अप टू सो ऑन टू। सपोज़ करें इस सीक्वेंस की mth टर्म ये है और ये xm है। इससे अगले वाली कौन सी बनेगी? xm प्लस 1 डेफिनेटली। ठीक हो गया? फिर अप टू सो ऑन टू, बीच में कहीं इस सीक्वेंस की kth टर्म भी आ जाती है xk, फिर इससे आगे वाली xk प्लस 1 एंड सो ऑन। क्लियर हो गया? अब इस सीक्वेंस की जो m टेल है, यानी xm प्लस n वाला सीक्वेंस, इसकी फर्स्ट टर्म कौन सी बनेगी? ये वाली टर्म xm प्लस 1, ये इसकी फर्स्ट टर्म है। ठीक है? इसी तरह से इसी सीक्वेंस xn की kth टर्म यानी कि xk, इस सीक्वेंस की टेल की कौन सी टर्म बन रही है? ठीक है, यानी कि ओरिजिनल सीक्वेंस xn की kth टर्म इस सीक्वेंस की टेल की कौन से नंबर पे आती है? ठीक है, यानी कि कौन से नंबर वाली टर्म है, ये अब हमने फाइंड आउट करना है। इस चीज़ का आंसर फाइंड आउट करने के लिए फिर से नोट करें कि ओरिजिनल सीक्वेंस xn की m प्लस 1th टर्म इस सीक्वेंस की m टेल की फर्स्ट टर्म है। ठीक है, हमें क्या करना है, इस टर्म के सबस्क्रिप्ट यानी कि m प्लस 1 में से क्या निकालना है? m निकालना है, तभी जाके हमारे पास क्या आएगा? 1 आएगा।
ठीक हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म कौन सी बन रही है, xm+1 से आगे वाली, वो है m+2। ठीक है, इसमें से अगर हम m निकाल दें तो हमारे पास क्या आ जाता है 2। तो इसका मतलब है कि ओरिजिनल सीक्वेंस की m+2th टर्म इस सीक्वेंस के m टेल की सेकंड टर्म है। क्लियर हो गया। तो इस बात से हमें पता चलता है कि ओरिजिनल सीक्वेंस की kth टर्म इस सीक्वेंस की m टेल की कौन सी टर्म बनती है, k-m टर्म। ठीक हो गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, k-m। ठीक है, तो ओरिजिनल सीक्वेंस की kth टर्म इस सीक्वेंस की m टेल की k-mth टर्म है। क्लियर हो गया। होपफुली आपको इस बात की अब अच्छी तरह से समझ आ गई है। ये भी नोट करेंगे k-m जो है वो एक नेचुरल नंबर है। क्यों? क्योंकि पहली बात k और m दोनों जो हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं, और इसके अलावा ये वाली जो टर्म है x k वो xm से आगे आती है, तो इसका मतलब हुआ k इज़ ग्रेटर देन m है। ठीक हो गया। तो इससे पता चलता है कि k-m एक पॉजिटिव इंटीजर है या एक नेचुरल नंबर है। क्लियर हो गया। होपफुली आपको इस बात की समझ आ गई होगी। अब दोबारा से इस डेफिनेशन के ऊपर आए। ये डेफिनेशन कह रही है कि ओरिजिनल सीक्वेंस xn की kth टर्म और इससे आगे वाली तमाम टर्म्स एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ पॉइंट x में लाई कर रही हैं। अब इस बात को अगर हम इस वाले सीक्वेंस की रूल से देखें तो विद रिस्पेक्ट टू दिस सीक्वेंस हम क्या कहेंगे कि ये बात क्या कह रही है कि इस वाले सीक्वेंस यानी टेल वाले सीक्वेंस की k-mth टर्म और इससे आगे वाली तमाम टर्म्स एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ पॉइंट x में लाई कर रही हैं। ठीक हो गया। तो इस बात को हम मैथमेटिकली किस तरह से लिखेंगे, xm+n यानी कि ये वाले सीक्वेंस की टर्म्स हम यूज़ करें, -x इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू k-m। तो इसका मतलब है कि किसी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए हमारे पास एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है, और वो नेचुरल नंबर कौन सा है, k-m। ठीक है, और ये ऐसा नेचुरल नंबर है कि इसकी करस्पॉन्डिंग टर्म कौन से सीक्वेंस की, xm+n। ठीक है, इस सीक्वेंस xm+n की k-mth टर्म और उससे आगे वाली तमाम टर्म्स एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ पॉइंट x में लाई करती हैं। और चूंकि एप्सिलॉन एक आर्बिट्ररी पॉजिटिव रियल नंबर था, तो इसका मतलब है कि ये वाला क्राइटेरिया हर एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए होल्ड करे। तो फिर डेफिनेशन के मुताबिक ये सीक्वेंस जो है xm+n वो किधर को कन्वर्ज कर है, x को कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, तो हमने इसकी लेफ़्ट टू राइट इम्प्लीकेशन प्रूफ कर दी है। ठीक है, अब हमें इसका कन्वर्स यानी कि राइट टू लेफ़्ट प्रूफ करना है। ठीक हो गया। अब इसके लिए हमें क्या सपोज करना है, हमें यह सपोज करना है कि टेल वाला सीक्वेंस जो है वो किधर को कन्वर्ज कर रहा है, x को कन्वर्ज कर रहा है, और फिर प्रूफ क्या करना है कि ओरिजिनल सीक्वेंस भी x को कन्वर्ज करेगा। ठीक है, इसकी कन्वर्जेंस को यूज़ करें। किसी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा, इसको मैं k स्टैटिक कह देता हूँ। ठीक है, जो कि एप्सिलॉन पर डिपेंड कर रहा है, सच दैट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xm+n माइनस x is less than epsilon for all n greater than or equal to k static। ठीक हो गया। अब हमें पता है कि टेल का जो फर्स्ट टर्म है वो ओरिजिनल सीक्वेंस की कौन सी टर्म बन रही है, 1+m। ठीक हो गया। टेल की सेकंड टर्म क्या बनेगी, 2+m। ठीक हो गया। टेल की k स्टैटिक टर्म क्या बनेगी, k स्टैटिक + m। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि इस बात को अगर हम ओरिजिनल सीक्वेंस के लिहाज से देखें तो फिर इसका मतलब है कि सीक्वेंस xn की कौन सी टर्म्स, k स्टैटिक + m, और इससे आगे वाली तमाम टर्म्स एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ पॉइंट x में लाई कर रही हैं। तो इसका मतलब हुआ कि सीक्वेंस पॉइंट x को कन्वर्ज कर रहा है, क्योंकि एप्सिलॉन एक आर्बिट्ररी पॉजिटिव रियल नंबर था। ठीक हो गया। तो इसके साथ ही ये कन्वर्स भी प्रूव हो जाता है। इसको आपने प्रॉपर वर्डिंग में लिखना है, जैसे मैंने इन नोट्स में लिखा हुआ है। ये नोट्स आपको ग्रुप में मिलेंगे अगर आप अकेडमी में एनरोल्ड हैं। ठीक हो गया। तो इसके साथ ये थ्योरम प्रूफ हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।